हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि कुरैन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुरैन को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुरैन जिन्हें हॉस्पिटल से अब घर लेके आया जाता है। कुरैन जो अपने रूम में होते हैं, सिचैन, वांगजी एंड विंग एंड सोफ़ी होते हैं। पिछले 2 दिनों से विंग जो बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहा है कुरैन से बात करने की, बट कुरैन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। विंग अगर उन्हें मेडिसिन खिलाने की भी बात करता है तो भी कुरैन कहते हैं सिचैन तुम खिलाओ, या फिर वांगजी या सोफ़ी से कहते हैं। विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि कुरैन उसे बात करे, बट कुरैन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। ये सब चीज़ें सिचैन, सोफ़ी, वांगजी जो नोटिस करते हैं वो, लेकिन कुछ भी नहीं पूछते। विंग जो बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन कुरैन उसे बात नहीं करते। अब हम देखते हैं कि कुरैन मेडिसिन खाने के बाद कहते हैं सब लोग बाहर जाओ, मुझे रेस्ट करना थोड़ी देर के लिए। उस रूम से कुरैन के इस बात पे कहने से सिचैन, वांगजी एंड सोफ़ी जो चले जाते हैं, पर विंग जो वहीं खड़ा रहता है। कुरैन जो लेट जाते हैं अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। विंग जिसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन से कुरैन उसे बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करे और उसे बहुत बुरा लग रहा है। अब विंग जो कुरैन के पाँव के पास आ जाता है और उनके पैर को पकड़ते हुए कहता है कि अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझसे बात तो कीजिए, आप मुझे क्यों इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, मैंने क्या किया है। इस पर कुरैन जो अपने पैर को थोड़ा उसे दूर करते हुए कहते, मैंने कहा कि यहाँ से सब लोग जाओ, मुझे रेस्ट करना है। अब विंग जो कुरैन के पैर को टाइटली पकड़ लेता, कहता अंकल प्लीज़ जब तक आप नहीं बताएंगे मैं नहीं जाऊँगा। अब कुरैन को जो उठ के बैठ जाते हैं, विंग की तरफ देखते हुए कहते क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ था 2 दिन पहले। ये कहते विंग जो कुरैन के पाँव को छोड़ देता है और कुरैन की तरफ देखने लगता है। जब कुरैन विंग की आंखों में देखते हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही सैड एंड उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग जो अपने नीज़ पे बैठ जाता है, कहता है आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इस तरह से रूडली बिहेव किया। आई प्रॉमिस मैं कभी अब ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ 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 अंकल प्लीज़। अब इस पर कुरैन को जो बहुत बुरा लग रहा होता है, उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। विंग जो उनके आगे पीछे इस तरह से बात करने के लिए घूम रहा है, तो कुरैन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे। विंग जो कहता है कि ठीक है आप अब जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, आप बोलिए मुझे मुझे क्या करना है। इस पर कुरैन कहते हैं पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुरैन की बात पे विंग कहते नहीं, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, आप अब बोलिए मुझे क्या करना है। तो इस पर कुरैन कहते हैं ठीक है तुम और वांगजी एक साथ रहोगे और कोई डिवोर्स नहीं होगा। विंग जिसका फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है और वो कहता कि क्या। तो कुरैन कहते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो तुम वांगजी एक साथ रहोगे 6 मंथ के लिए, उसके बाद हम सोचेंगे। विंग कहता कि ठीक है अंकल। अब हमें दिखाया जाता पूरे 2 घंटे के बाद सिचैन, वांगजी, सोफ़ी एंड विंग जो हॉल में होते हैं। कुरैन को भी हॉल में लेके आया जाता है। कुरैन जो सोफे पे बैठ जाते हैं और सबकी तरफ देखते हैं। सिचैन, वांगजी एंड सोफ़ी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो कुरैन की तरफ देखते। कुरैन जो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनकी बात पे जो तीनों लोग नोट करते हैं। फिर कुरैन कहते हैं कि वांगजी जो कुरैन की तरफ देखता है बोलता यस अंकल। अब कुरैन वांगजी को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ पे आओ, मैंने तो तुम्हें मैरिज गिफ्ट दिया ही नहीं, और वैसे में मैं तुम्हें बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने एक बार मेरी कहने पर तुम मेरी बात मान गए और तुमने मैरिज की और हमारे घर के इंसल्ट होने से बचा लिया। तो इसके लिए मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील करता हूँ वांगजी, सच में। और ये जो पहले से तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ तुम वहाँ रहोगे। इस पर सिचन कहता अंकल ये कौन सी बात हुई, इतने सालों के बाद तो वांगजी यहाँ पे आया और वो हमसे दूर नहीं रहेगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। क्यों वांगजी। इस पर सोफ़ी सिचन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि सिचन शांत हो जाओ, वांगजी की मैरिज हुई, क्या तुम नहीं चाहते कि वो वांगजी अपना मैरिज लाइफ स्टार्ट करे। इस पर सिचन कहता है मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्ट करे। सिचैन को डर है इस बात का है कि अगर विंग एंड वांगजी कहीं और रहेंगे, उनके सामने नहीं रहेंगे, तो उसे पता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि विंग उसे इग्नोर ही करेगा। इसलिए सिचैन नहीं चाहता कि वांगजी कहीं और जाए, इसलिए वो मना कर रहा है। बट उसकी फीलिंग्स कौन समझे। सोफ़ी भी समझ रही, बट वो क्या करे, अंकल के सामने वो कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए वो सिचैन को समझाने की कोशिश कर रही है। अब इससे आगे कोई और बहस कर पाते दोनों, इतने में कुरैन कहते तुम दोनों शांत हो जाओ। सिचैन तुम शांत हो जाओ, मैं वांगजी को जिंक्सी भेज रहा हूँ, तुम्हें पता है ना।
इस पर सिचैन कहता कि ओ अंकल, मुझे पता है कि आप उस वहाँ पे चले, अच्छी बात है, बट क्या वो दोनों यहाँ नहीं रह सकते? आपकी तबीयत भी तो ख़राब है, वो यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। इस पर कुरैन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, अब तो मैं दवा भी खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। और उन दोनों की न्यू न्यू मैरिज हुई है, तो उन्हें थोड़ा क्वालिटी टाइम के लिए अकेले थोड़ा बिताना चाहिए। तो इस पर सिचैन कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि सोफ़ी उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है। अब कुरैन कहते हैं कि वांग जी, ये जो पैलेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर के लिए बनाया था। वो मैरिज के बाद वही रहना चाहते थे, बट अफसोस की बात यह है कि वो वहाँ रह नहीं पाए। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके जाने के बाद मैं उस पैलेस को बहुत अच्छे से टेक केयर किया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये पैलेस मैं तुम्हें ही क्यों दे रहा हूँ, मुझे तो पहले सिचैन को देना चाहिए, क्योंकि सिचैन का इस पे पूरा राइट बनता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, मैं सिचैन को दे रहा था, लेकिन सिचैन अपने मैरिज वाले दिन पे वो मना कर दिया। उसने कहा कि वांग जी मेरी मैरिज में भी नहीं है, और मैं उसे कुछ बेस्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ उसके मैरिज के दिन। तो इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और तो मैंने उसके लिए सेम वैसा ही पैलेस मैंने उसे अपनी तरफ से गिफ्ट किया, हांसी, और वो ये तुम्हारा पैलेस है, जिंगसी। अब तुम दोनों वहाँ रहोगे आज से। इस पर और कुछ कुरैन बोल पाते। वांग जी कहता, अंकल हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब है तो हम यहीं रहेंगे। इस पर कुरैन कहते हैं कि मैं अकेला कहाँ हूँ वांग जी, यहाँ पे सोफ़ी है, सिचैन है, एंड डॉक्टर्स भी तो हैं, और मेडिसिन मैं खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो तुम लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करो, न्यू लाइफ। मैं तुम दोनों को गुड विशेस देता हूँ, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, ओके? एक दूसरे के हमेशा केयर करना। और विंग, तुम वांग जी की टेक केयर करना, क्योंकि तुम वांग जी से बड़े हो, ओके? इस पर विंग जो नोट कर देता, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके फेस पे कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे होते। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विंग जो ये सब फोर्सफुली ये सब कर रहा है। और ये सब सही है कि विंग सच में फोर्सफुली कर रहा है, केवल अंकल के कहने पे कर रहा है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कुरैन जो कुछ सर्वेंट को कहते हैं वांग जी एंड विंग के सारे सामान को पैक करने के। अब आधे घंटे बाद जब उनका सामान पैक हो जाता है, तो कुरैन कहते हैं ठीक है, अब तुम दोनों जाओ अपने पैलेस में, मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, एक लाइफ पार्टनर की तरह, ओके? विंग, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? विंग जो नोट करता है कहता ये यस अंकल। अब वांग जी एंड विंग जो सबको वो करते हैं, सिचैन वांग जी को टाइटली हक करते हुए कहते हैं वांग जी अपना ख्याल रखना। अब वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो कार में आके बैठता है, देखता है विंग जो एक साइड बैठा होता है और वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है। वांग जी भी आके दूसरे साइड बैठ जाता है, एंड ड्राइवर जो होता है वो कार को चालू कर देता है। अब लगभग एक घंटे के बाद वो लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल आलीशान सा पैलेस होता है, उसके सामने उनकी गाड़ी आके रुक जाती है। अब दिखाया जाता है यहाँ पर दो पर्सन हैं, जैसे एक तराजू के दो हिस्से होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। वांग जी जैसे वो कार से निकलता है बाहर और सामने दिखता है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल, और वो पूरी तरह से इमोशन से भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही वार्मनेस फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ विंग जब वो उस कार से निकलता है, वो सामने दिखता है, उसकी आंखों में पूरी तरह से खाली, कोई भी इमोशन नहीं, वो पूरी तरह से खाली, एंड वो एक हारा हुआ इंसान की तरह वो सामने देख रहा था। वांग जी जिसके फेस पे स्माइल होती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो अपने मदर के पास आ गया है। वो अपने इमोशंस को बता नहीं सकता, लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग की तरफ जाती है, उसका फेस जो पेल पड़ जाता है, क्योंकि विंग के फेस पे कोई भी इमोशन नहीं, और वो अपने हाथों को मुट्ठियों को बहुत टाइटली ग्रैब कर रहा होता है, क्योंकि वो पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया, जैसे एक न्यू ब्राइड को किया जाता है, एकदम वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस पैलेस को डेकोरेट किया होता है। फ्लावर्स, लाइटिंग चारों तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो पैलेस लग रहा होता है। एंड वांग जी जब उस पैलेस को देखता है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, एंड दूसरी तरफ जब विंग देखता है, उसके आंखों में कोई इमोशंस नहीं, कोई भी फीलिंग्स नहीं, और वो बहुत ही खाली आंखों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वो घर नहीं, एक खंडहर है जो वहाँ पर वो रहने आ गया है। जब वांग जी की नज़र विंग पे जाती है, उसकी स्माइल जब पूरी तरह से गायब हो जाती है, जो हल्की सी स्माइल होती है, पता नहीं विंग ने नोटिस किया या नहीं, बट वांग जी अब शांत हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है और उस पैलेस में चला जाता है। अंदर आके देखता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, एंड वो चारों तरफ ऐसे खाली आंखों से देख रहा था। उसके पीछे पीछे वांग जी बिना कुछ बोले वो भी आता है। वो अंदर आता है तो वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो याद है अपनी मदर के साथ जब वो रहता था, वो घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर नहीं है यहाँ पर है। उसे बहुत अच्छा एंड बहुत ही वार्म फीलिंग आ रही होती है। अब वांग जी जो थोड़ा खुश होकर देख ही रहा होता है कि कर्टन्स एंड दीवार की पेंटिंग्स एंड अदर चीज़ें, तो इतने में विंग जो बहुत ही खाली एंड बहुत ही हार्श वर्ड में कहता है कि वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर वांग जी जो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है, फिर भी वो अपने
इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता कि हाँ 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 वीगा, आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर विंग कहता कि वांग जी, मैं तुमसे क्लियर कट कह देना चाहता हूँ कि मैं इस मैरिज को नहीं मानता एंड हम केवल अंकल के सामने प्रिटेंड करेंगे। एंड हाँ, तुम इस मैरिज में कोई झूठी होप मत रखना। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम बिना फालतू का कोई ऐसा वैसा थॉट्स अपने दिमाग में लाओ। वैसे मुझे पता है कि तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगे, फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। और मैं सच कहूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वेंजिंग से प्यार करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे छोड़ के गई है, पर मुझे ये भी पता है कि उसके पीछे कोई एक सॉलिड रीज़न होगा। मैं उससे मिलूँगा, उससे बातें करूँगा तो ज़रूर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए 6 मंथ तुम्हारे साथ रहना है। बिना 6 मंथ के बाद हम डिवोर्स नहीं ले सकते। मैं 6 मंथ के बाद प्रॉमिस करता हूँ कि हम डिवोर्स ले लेंगे। तुम एग्री हो ना? इस पर वांग जी, जिसके आंखों में आंसू हल्के से आ जाते, बट वो अपने स्ट्रॉन्ग फेस के साथ कहता हाँ, हम 6 मंथ के बाद डिवोर्स ले लेंगे। इस पर विंग कहता वेरी गुड एंड हाँ, हम इस पैलेस में एक स्ट्रेंज पर्सन की तरह रहेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है और मुझे भी ज़्यादा बोलना पसंद है, तो हम स्ट्रेंज पर्सन की तरह बहुत ईजिली आराम से रह सकते हैं। इस पर वांग जी कुछ बोल पाता था तो विंग कहता है हंसते हुए, एक सैड से स्माइल के साथ कहता है वैसे हम ब्रदर तो रहे नहीं, तो हम स्ट्रेंज पर्सन के साथ ही रहेंगे। अब से हमारा रिश्ता एक स्ट्रेंज पर्सन की तरह रहेगा। वांग जी, जिसका इमोशन बहुत ज़्यादा ही हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि यहाँ रो ना दे। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा आंसू होता है, बट वो अपने आंखों को बंद करता है और अपने हाथों को बहुत टाइटली बंद कर लेता है ताकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले। अब वो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, फिर कहता है कि वीगा। इस पर विंग जो जा रहा होता है वो रुक जाता है, कहता हाँ बोलो। तो वांग जी कहता है कि क्या हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। इस पर विंग थोड़ी देर तक तो सोचता, बोलता ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी दोस्ती ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं किसी पे बिलीव नहीं करता। अगर तुम मेरी दोस्ती ऑन कर लेते हो तो हम दोस्त बन सकते हैं, नहीं तो हम फिर स्ट्रेंज पर्सन की तरह ही रहेंगे इस पैलेस में। वांग जी जो बिना सोचे ही कह देता कि ठीक है, मैं आपकी फ्रेंडशिप ऑन करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर वांग बीइंग थोड़ी सी स्माइल करता है, वो भी सैडली, एंड वो सामने की तरफ चला जाता है एंड वांग जी को कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें रूम नहीं चूज़ करना है। अब वांग जी एंड विंग दोनों आ जाते हैं। विंग जो सामने देख रहा होता है वो कहता है ये रूम मेरा है। वांग जी जो नोट करता है और वो दूसरे पास उसके साइड में दूसरा रूम होता है उसमें चला जाता है। विंग जो अपने सारे लगेज को सर्वेंट को कहता है उसमें रूम में लगाने के लिए। एंड अब हमें आधे घंटे के बाद दिखाया जाता है दोनों ही अपने बेडरूम में आते हैं और दोनों ही अपने बेड पर लेट जाते हैं, दोनों ही सोच रहे होते हैं। हम दिखते हैं वांग जी जिसके फेस पे हल्की सी स्माइल, उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो टाइटली पिलो को टाइटली हक करके वो हल्की हल्की स्माइल कर रहा था। उसके पास 2 रीज़न है। फर्स्ट, जब से इस पैलेस में आया है तो उसे बहुत ही अच्छा एंड बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है इस घर में, ऐसा उसे लग रहा है कि उसकी मदर आसपास ही हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि विंग से वो दोस्ती करेगा और वो विंग से दोस्ती करने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो विंग का दोस्त बन सकता है, तो वो विंग से बातें भी कर सकता है। इसके लिए वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दूसरी तरफ विंग जो पूरी तरह से उसके फेस में कोई ना स्माइल ना ही कोई इमोशंस दिख रहे हैं, वो खुली आंखों से ऐसा लग रहा है कि वो बस सीलिंग को देख रहा है और वो सोच रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और उसे बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि कब ये 6 मंथ बीते और वो इस मैरिज से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। उसके बाद वो वेंचिंग को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। विंग जो ये सब सोचा। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पर्सन जो एक बहुत बड़े कमरे में बैठा होता है। वो कमरा बहुत ज़्यादा ही अंधेरे में होता है। उस कमरे में मुश्किल से कोई लाइट दिख रही होगी, नहीं तो वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा होता है। वो पर्सन जिसके हाथ में वाइन की बोतल होती है और उसके चारों तरफ वाइन के बॉटल्स ही होती है। वो कंटिन्यू वाइन यानी पी रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और बस अपने खाली आँखों से उस वाइन के डब्बे की तरफ देख रहा होता है। अब में दिखाया जाता है कि लगभग 10 मिनट के बाद ही उसके डोर पर नॉक होने लगता है और कोई पर्सन बहुत तेज़ी से चिल्लाता है उसके नाम से, जियांग चैन। तो ये कोई और नहीं, जियांग चैन है जो अपने रूम में ही बैठकर ड्रिंक कर रहा है और जो बुला रहे हैं उसकी मदर है जो अभी अभी बिजनेस ट्रिप से 1 हफ्ते बाद अभी जस्ट चाइना वापस आई है और 10 मिनट हो गए हैं। वो नीचे से हॉल में से जियांग चैन को बुला रही है, बट जियांग चैन नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से वो डोर पे नॉक करते हुए लगभग 5 मिनट हो जाते हैं। मैडम भी जो अपना फ्रस्ट्रेट होकर अपना फ़ोन निकालती हैं, उन्हें पता है कि किसके पास फ़ोन करेंगे तो उन्हें सब कुछ पता चल सकता है। नी हुसांग जो
जियांग चैन का कॉलेज दोस्त है और उन्हें पता है मैडम यू को कि नी होसांग जो मैडम यू से बहुत ज़्यादा ही डरता है एंड मैडम यू उससे कुछ भी पूछ सकती हैं। तो इसलिए मैडम यू फटाक से फ़ोन लगाती है। नी होसांग जो अपने स्टडी रूम में बैठा होता है वो एक ही चीज़ सोच रहा था, आखिर विंग की मैरिज सडनली इस तरह से चेंज की हुई कैसे हुई रोप्स में। एंड उस दिन वो कितनी बार ट्राई करता है कि वो विंग से बात करे, फ़ोन भी करता है बट विंग ना उसके फ़ोन का रिप्लाई करता ना ही कोई आंसर देता। नी होसांग जो यही सब सोच रहा होता है सडनली उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फटाक से फ़ोन उठाता है, जैसे वो फ़ोन पर स्क्रीन का नाम देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है मैडम यू, आंट यू मुझे फ़ोन क्यों कर रही है। अब वो डरते हुए फटाक से फ़ोन उठाता है, बोलता आंट। इस पर मैडम यू कहती है नी होसांग तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नी होसांग जो डरते हुए कहता है ओ ओके आंट। नी होसांग मैडम यू से इसलिए डरता है क्योंकि नी मुंजे एंड मैडम यू दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं एंड मैडम यू की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नी मुंजे, उनकी सारी बात मानते हैं लगभग कह दिया जाए तो। इसलिए नी होसांग कभी भी मैडम यू से पंगा नहीं लेना चाहता। अगर मैडम यू ने कुछ भी उसकी शिकायत उसके ब्रदर से बता दिया तो नी होसांग के हाथ पैर तो टूट जाएंगे। अब हमें दिखाया था आधे घंटे के बाद मैडम यू, जियांग फैमिया एंड नी होसांग जो जियांग चैन के डोर के सामने खड़े होते हैं। एक सर्वेंट जो डोर की दूसरी कील आता है एंड डोर को ओपन करती है। जैसे डोर ओपन होता है तो बहुत स्ट्रांगली वाइन का स्मेल जो उनके नोज़ में हिट होता है। मैडम यू फटाक से अपने नोज को अपने दोनों हैंड से कवर कर लेती और वो कफ करने लगती है। न्यू सांग एंड सेम जियांग फैमिया भी अब जैसे अंदर जाते हैं उनका होश पूरी तरह से ख़राब हो जाता है क्योंकि उस रूम में केवल वाइन की बोतलें हैं। एंड न्यू होसांग जो देखता है जियांग चैन जो बेड पर लेटा होता है और उसके हाथ में अभी भी वाइन की बॉटल होती है। मैडम यू फटाक से लाइट को ऑन करती दिखती हैं। जियांग चैन जो बहुत ज़्यादा ही अभी भी रो रहा होता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी होती हैं। अब फटाक से मैडम यू जो डर जाती है वो फटाक से जियांग चैन के पास आती हैं। जियांग चैन जो हल्की हल्की नींद में होता है, जैसे वो हल्की सी आंखें खोलता है क्योंकि मैडम यू उसके फेस पे टैप करती हैं। वो देखता है अपनी मदर को, वो फटाक से हक कर लेता है और रोने लगता है। मैडम यू ये सब देखते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो पूछने लगती हैं जियांग चैन ये सब क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। पर जियांग चैन कुछ नहीं बोल रहा था। हमने दिखाया जाता है लगभग 10 मिनट के बाद न्यू सांग, मैडम यू एंड जियांग फैमिया जो हॉल में होते हैं। अब मैडम यू जो एक आंख ऊपर करके कहती है न्यू सांग ये सब क्या चल रहा है। न्यू सांग जो डरते हुए कहता है आंट मुझे सच में नहीं पता, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैं खुद जियांग चैन से 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, उसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरी फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे लगा कि वो किसी मीटिंग में बिजी होगा इसलिए वो बिजी है, नहीं फ़ोन उठा रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मुझे नहीं पता। वो डर रहा होता है। इसमें मैडम यू कहती है ठीक है, बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बाय।